हेलो एवरीवन, मैं तनुजा कुमारी आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो आपके लिए लाभदायक साबित हुए होंगे। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग जिसका एड्रेस है @टॉपर्स टच, उस पर भी मैं डेली हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उससे संबंधित पोस्ट करती हूँ। इसके साथ ही साथ जीके अपडेट करके डेली मेरा एक पोस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी छात्र हैं यूजी और पीजी के और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, उनके लिए ये लाभदायक साबित होंगे। कृपया कर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं अपने हर एक या प्रत्येक वीडियो में ये प्रयास करती हूँ कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हो या यूजी और पीजी रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका समावेश मैं अपने वीडियो में कर सकूं। अब मैं आती हूं अपने आज के विषय पे, जिसका टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके परिणाम क्या रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे थे और किस प्रकार पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया था और युद्ध की प्रारंभ हुई थी। जो गुटों का निर्माण हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ था, उसका परिणाम भी जितने राष्ट्र रहे थे दोनों ही गुट के, उन पे भी देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ जितने उपनिवेश रहे थे और आर्थिक सामाजिक परिवेश में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मैं आपसे एक एक करके कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम रहे थे इसकी चर्चा करूंगी। फर्स्ट जो बिंदु है या पॉइंट जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से रहा था, वह था जन हानि का होना। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो उसमें हमेशा जो जन और धन की सबसे अधिक हानि होती है और वही हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी देखने को मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा उल्लेख मिलता है, हालांकि इसका डाटा अलग अलग हम लोगों को मिलता है बहुत सारे जगहों पे, फिर भी जो इसका उल्लेख मैं करना चाहूंगी, जो एक डाटा है मेरे पास में कि 4,14,35,000 लोग एवं सैनिक, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस दोनों की मृत्यु हुई थी। बहुत बड़ा एक ये जनसंख्या है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना हम कह सकते हैं कि ये विकराल युद्ध के रूप में हमारे समक्ष आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जन हानि के वजह से लिंग, उम्र और पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात होता है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से हुआ था। जैसा कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में यदि इनकी बात की जाए तो 1911 में जहां 1000 पुरुष पर 1067 महिलाएं थीं, वहीं हम देखते हैं कि 1921 में ये बढ़ के 1000 पुरुषों पर 1093 महिलाएं हो गई थीं। जन्म दर में भी गिरावट देखने को मिलता है और जो स्कूल में जो पढ़ने वाले जो छात्र थे, स्पेशली जो 11 से लेकर जो 15 वर्ष के छात्र, उनके दर में भी हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि हमारे समक्ष उभर करके आता है एज बल्ज के तौर पे 1960 में। अब हम बात करते हैं कि युद्ध के पश्चात क्या और परिवर्तन हुए थे राजनीतिक तौर पे, तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो राजवंश थे उसका भी अंत हुआ था। ऑस्ट्रिया और जो हंगरी में हैब्सबर्ग का एम्पायर था उसका पतन हुआ था। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि रूस में भी रोमनोव का जो शासन था उसका अंत हुआ। जर्मनी और तुर्की में भी जो राजवंश रहे थे उसका भी हम समापन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में देखते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर महिलाओं पर प्रभाव के विषय में यदि बात की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो महिलाएं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पूर्व घर तक सीमित रही थी या वहीं से काम करती थी, उनका बाहर निकल करके काम करना हम लोगों को देखने को मिलता है। या फिर ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक अच्छा ही परिणाम कहा जा सकता है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कि उनके स्तर को ये बेहतर बनाने का काम किया था। महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा था। कार्यालय हो, अस्पताल हो, अन्य जितने भी नियोजन होते हैं वहां पे इनके द्वारा कार्य करने का हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार था वह प्रारंभ हुआ था। पुरुष और महिलाओं के जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसमें भी, क्योंकि समानता की हम यहाँ पे बात करते हैं, महिलाएं काम करने लगी थी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब भी कोई युद्ध होता है तो जन और धन की सबसे अधिक हानि होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धन की भी बहुत अधिक हानि हुई थी।
यहाँ पे जैसे कि देखा जाए 18 करोड़ और 60 लाख डॉलर इतना क्षति धन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ था। 39 करोड़ की जो संपत्ति थी वो नष्ट हो गई थी। 337 करोड़ डॉलर जितने भी राष्ट्र थे उनके आर्थिक क्षति सभी राष्ट्रों को एक साथ में उठाना पड़ा था। जो मुद्रास्फीति होती है उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो धन का एक तरह से जो संग्रह होता है या आर्थिक जो स्थिति होती है सभी राष्ट्रों में, उसमें परिवर्तन बहुत अधिक हुआ था और राष्ट्रों को इसका आर्थिक बोझ या इसका परिणाम बहुत वर्षों तक उसको झेलना पड़ा था। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि समाजवाद में भी या जो सामाजिक जो परिवेश था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण में। बहुत सारे ऐसे सामाजिक मान्यताएं थी जो इसके पूर्व में रही थी और उसमें भी परिवर्तन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। अब हम जैसे कि बात करते हैं कि जो पूंजीवाद का जो स्वरूप था उसमें भी परिवर्तन हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो है 1870 का जो दौर रहा था वो नवीन साम्राज्यवाद का दौर रहा था। उपनिवेशवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो अचानक से रुक गया था, परंतु उसका जो स्वरूप था उसमें हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि जो उत्पादन था या जो नियोजित जो लोग थे उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता था उपनिवेशों में, उसमें हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं प्रभाव डालने का काम किया था। जितने भी जो पूंजीवादी जो देश थे या जो उपनिवेशों के साथ में या उपनिवेशवाद के साथ जुड़े हुए थे उनकी अर्थव्यवस्था में भी यहाँ पे हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि जो विदेशी व्यापार हो रहा था, जितने भी राष्ट्र थे उनके द्वारा उनका जो नियम था व्यापार को लेकर के उसमें भी परिवर्तन हुआ था। जैसे कि जितने भी प्राइवेट जो फर्म्स चल रहे थे उनके जो नियम कानून थे उसमें जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था वो बहुत सख्ती का उसमें कानून लागू किया गया। जो इंटर एलाइड शिपिंग काउंसिल एक बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, इसमें जो अमेरिका हमेशा तटस्थता की नीति की बात करता है या न्यूट्रलिटी ऑफ पॉलिसी जो है उसकी बात करता है, फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका इस काउंसिल में शामिल हो गया था। निर्यात के क्षेत्र में भी बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था जिसमें सबसे आगे ब्रिटेन और फ्रांस रहे थे। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो निर्यात की जो नीति थी ब्रिटेन और फ्रांस की, उसमें हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक जैसा देखा जा सकता है कि जो व्यापारिक जो माहौल था या फिर जो कहा जा सकता है कि जो वैदेशिक व्यापार होता था सभी राष्ट्रों के द्वारा, या वो जितनी भी महान शक्तियां रही हूं या जो छोटे जितने भी राष्ट्र रहे हो, सभी के जो नियम थे उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मैं आगे चर्चा करती हूँ कि किस प्रकार से जो मजदूर वर्ग था वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अब जब हम मजदूरों के विषय में बात करते हैं, इसके पहले जैसे मैंने आपसे बात की कि जो है समाजवाद में परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत सारी मान्यताएं जो थी पुरानी वो बदल गई थी, कहीं ना कहीं समानता या अधिकार की बात होने लगी थी। तो यहाँ जरूर कहा जा सकता है कि जो मजदूरों की जो स्थिति थी उसमें बेहतरी हुई थी। हालांकि वो बाद में हम लोग देखते हैं कि जो उपनिवेश थे वहां पे उनकी स्थिति कुल मिला के वही बनी रही थी, परंतु जितने भी जो विकसित देश थे या जो महान शक्तियां थी उस समय में, वहां पे देखा जा सकता है कि मजदूर जो है अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। उनके जो काम करने के जो घंटे थे उनको निर्धारित किया जाने लगा था। उनका वेतन कितना देना चाहिए उसके विषय में भी बात की जाने लगी थी। और यहाँ पे इसी के वजह से कहा जा सकता है कि मजदूरों की जो स्थिति थी उसमें हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकार की मांग की जा रही थी मजदूरों के द्वारा और उन्हें अधिकार दिए भी जा रहे थे, क्योंकि अपने अर्थव्यवस्था को ऊपर लाना था सभी राष्ट्रों को। तो कहीं ना कहीं ये उनका मजबूरी भी हो गया था जो मजदूरों का डिमांड था उसकी पूर्ति करना। अब हम आते हैं कि जो औपनिवेशिक जो पूरा परिवेश था उसमें भी बदलाव हुआ था। जितने भी उपनिवेश थे जहां गुलाम थे या जो राष्ट्र थे जो उपनिवेश के तौर पे रहे थे महान शक्तियों का, वहां पे जो लोगों के साथ में व्यवहार हो रहा था उसमें हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जो उपनिवेश में जो लोग थे वो लोग भारी संख्या में सैनिकों के तौर पे जितनी भी ये महान शक्तियां थी उनका साथ दिए थे। तो यहाँ पे एक उनपे दबाव था कि वो अपने व्यवहार को जितने भी उपनिवेश है वहां पर बदले।
और इसी में हम देखते हैं कि जो उपनिवेश के जितने भी क्षेत्र रहे थे वहां पर भी स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे प्रारंभ होने लगी थी, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए थे कि जब भी अपने डिमांड्स की पूर्ति की जाए तो उसको अधिकार के साथ मांगा जाता है और धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ा जाता है। तो जो स्वतंत्रता की मांग थी, जितने भी उपनिवेश थे, वहां पे इसमें हम लोगों को प्रगति देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा पक्ष, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो जापान था वो यहाँ पे एक छोटी शक्ति होने के बावजूद या छोटा एक राष्ट्र होने के बावजूद रूस जापान का जो युद्ध हुआ था 1904-1905 में, उसमें वो विजित हुआ था और इसको ये मौका दिया था जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पे अपने आप को स्थापित करने के लिए। और ये पूरे विश्व का जो राजनीतिक परिवेश था उसको बदलने का काम किया था। महान जितनी शक्तियां थी, जो एलाइड पावर्स के जो लोग थे, वो दबाव बना रहे थे जापान पे, परंतु यहाँ पे जो जापान है वो समर्थन हासिल करने में जर्मनी और इटली का, उसमें उसको सफलता मिला था। और यही शायद यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि आगे जो हम द्वितीय विश्व युद्ध में देखते हैं कि ये तीनों राष्ट्र एक साथ नजर में आते हैं, जो कि कारण भी बना था रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस के बनने का। और यही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण गुट के तौर पे रहा था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को और अधिक भयानक ही कहा जा सकता है कि यहाँ पे यह विकराल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बनाने का काम किया था। तुर्की का विखंडन हुआ था। तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहा था उस समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत भी इसी वजह से शामिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि तुर्की का जो है विखंडन वो नहीं किया जाएगा। परंतु हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ब्रिटेन है वो भी अपने वादा से मुकर गया था और उसका विखंडन कर दिया गया था। जैसा कि हम देखते हैं कि इसको विखंडित कर तुर्की को इराक, जॉर्डन और पैलेस्टाइन ये ब्रिटेन को दे दिए गए थे और सीरिया और लेबनान का जो क्षेत्र था वो फ्रांस के अधीन कर दिया गया था। तो जो ये है संरक्षण इन लोगों को इसके अधीन, राष्ट्रों के अधीन विभाजित करके दे दिया गया था। और ये तुर्की का विखंडन जो है इसको इसलिए भी शायद किया गया था क्योंकि जितने भी राष्ट्र थे वहां पे, यूरोपीय राष्ट्र, ये सभी ही तुर्की पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और इसको कमजोर बना करके वहां पे व्यापारिक जितना हम कह सकते हैं मुनाफा कमाना चाहते थे, वो इसके जरिए ही हो सकता था। और शायद यही कारण रहा था कि तुर्की का जो विखंडन है वो किया गया था। एक यहाँ पे 1919 में पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया था। जितने भी राष्ट्र शामिल हुए थे इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके द्वारा, जिसमें कि सबसे हम कह सकते हैं जो बिग फोर थे, उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान रहा था पेरिस कॉन्फ्रेंस को या सम्मेलन को बुलाने में। इसमें हम देखते हैं कि अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और इटली, ये चारों ही के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने ही मिल करके इसकी रूपरेखा तैयार की थी। और यहाँ पे जो दंडित करने का प्रयास किया गया था जर्मनी और उसके साथ जितने भी जुड़े हुए राष्ट्र थे, ये यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो क्षेत्रों को लेकर के, जो कि बहुत सारे राष्ट्रों को पसंद नहीं आ रहा था। इसमें सबसे ज्यादा जो दंडित किया गया था वो जर्मनी को किया गया था। और यही जो उपेक्षा यहाँ जर्मनी झेला था पेरिस कॉन्फ्रेंस का, जितनी भी शर्तें थी उसके अनुसार, जिस वजह से जर्मनी जो है वो फिर से उठ खड़ा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, या उसके तरफ प्रेरित हुआ था कि फिर से पूरे विश्व को वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेलने का कार्य किया। अब यहाँ पे जो देखते हैं एक बहुत बड़ा अच्छा पक्ष कहा जा सकता है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इसका परिणाम रहा था, वह था राष्ट्र संघ की स्थापना। हालांकि राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो जितनी भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या युद्ध का जो वातावरण है या हथियारों का होड़ है उसको रोकने के लिए इसका ऑर्गेनाइजेशन या स्थापना किया गया था, परंतु इसमें विफल ही साबित हुआ था राष्ट्र संघ, क्योंकि अगर सफल होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं होता। परंतु हाँ, ये यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों के लिए युद्ध को टालने में राष्ट्र संघ को जरूर सफलता मिला था। अब यहाँ पे जितना भी मैंने आपसे यहाँ पे जो चर्चा की है, या फिर वो यहाँ पे रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस का हो, या तुर्की का विखंडन हो, या पेरिस कॉन्फ्रेंस हो, और यहाँ पे जो राष्ट्र संघ की विफलता रही थी, इसी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बीज थे वो छिपे हुए थे। क्योंकि जो यहाँ पे जर्मनी को उपेक्षित किया गया था या दंडित किया गया था महान शक्तियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं या एलाइड पावर्स के द्वारा वो जर्मनी को प्रेरित किया था एक साथ गुट बना करके, राष्ट्रों को मिला करके फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तरफ जाने के लिए।
पूरा परिवेश या माहौल ही तैयार हो गया था कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। परिणाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी रहे हो, परंतु ये कहा जा सकता है कि जितनी यहाँ पे आर्थिक क्षति देखने को मिली, धन जन का हानि, उपनिवेशिक जो वहां वातावरण था उसमें परिवर्तन, परंतु कुछ अच्छे पहलू भी इसके निकल के आए थे कि महिलाओं की जो स्थिति थी और मजदूरों की स्थिति में उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग ये होने लगी थी। तो ये एक अच्छा पक्ष भी निकल करके आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का या उसके परिणामों में। इसी के साथ मैं अपना जो चर्चा है या अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।